हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो हम मैक्रो टीचिंग करते हैं उसका लेसन प्लान, जो कि है लाइफ साइंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी लेसन प्लान लिखने से पहले हमें उसकी पाठ योजना डालनी होती है, जो कि होता है लेसन प्लान नंबर। फिर उसके बाद हमें ये टेबल बना लेना है जिसमें आप छात्र अध्यापिका का नाम, जैसे कि आप अपना नाम डालेंगे, कक्षा, जिस कक्षा के ऊपर आपने टॉपिक बनाया है उस कक्षा का नाम आ जाएगा, अनुक्रमात मतलब रोल नंबर, विषय वस्तु मतलब जिस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है, जैसे कि मैंने लाइफ साइंस का लिया था उसे हम जीव विज्ञान लिखेंगे हिंदी में, और उपविषय जो हम टॉपिक डिलीवर करने वाले हैं वो आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था तंतु से वस्त्र तक। उसके बाद आ जाएगी हमारी समय अवधि, जो कि होती है मैक्रो टीचिंग में 30 से 35 मिनट की। फिर उसके बाद दिनांक आ जाएगा जिस दिन ये लेसन प्लान डिलीवर हुआ था, और नीचे आ जाएगा हमारी पर्यवेक्षिका का नाम, जो कि होती है हमारी ग्रुप इंचार्ज। फिर इसके बाद जैसे कि हमने फिजिकल साइंस का लेसन प्लान पहले ही डिस्कस किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षण बिंदु लिखे जाते हैं, जो कि हमने टॉपिक डिलीवर करना है उससे रिलेटेड ही हम शिक्षण बिंदु बनाते हैं, जितना कि हम एक पीरियड में कवर कर सकें उससे रिलेटेड ही हमारे शिक्षण बिंदु बनते हैं। तो जैसे कि ये छठी कक्षा थी, तो छठी कक्षा के बच्चों को बिल्कुल कम कम टॉपिक पढ़ाया जाता है ताकि उनको अच्छे से समझ भी आए, और इसमें रिपीट ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने शिक्षण बिंदु बनाए थे तंतु, प्राकृतिक तंतु तथा संश्लिष्ट तंतु, और प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं मैंने अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखे थे, जिसके आगे हम ये लाइन ज़रूर लिखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में छात्र सक्षम किस बात को लेकर सक्षम होंगे। तो पहला है तंतु को परिभाषित करने में, मतलब तंतु की डेफिनेशन बताने में जो हमारे छात्र होंगे वो सक्षम होंगे। फिर उसके बाद सेकंड आता है तंतुओं के प्रकारों को बताने में, कि तंतु के 2 प्रकार होते हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है प्राकृतिक तंतु तथा संश्लिष्ट तंतु के बीच अंतर स्पष्ट करने में, तथा प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण बताने में। तो जो हमारे छात्र होंगे वो एंड ऑफ द टॉपिक इन चीज़ों को बताने में सक्षम होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे कि श्यामपट्ट जो कि आ जाता है आपका ब्लैक बोर्ड, चौक, डेक्स्टर जो कि आ जाता है आपका झाड़न, संकेतक, चार्ट और मॉडल। मॉडल ऑप्शनल है, अगर आप मॉडल बना के लेके जा रहे हैं तो ही, नहीं तो ज़रूरी नहीं है ये लिखना है। और चार्ट भी अगर आप बना के जा रहे हैं तो ये ऐड करना है, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण लिखा गया है। इसके आगे जो लाइन है ये हमेशा सेम ही रहती है। पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्र अध्यापिका निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। फिर उससे रिलेटेड अब जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग है, तो उससे रिलेटेड छात्र अध्यापिका जो है वो क्वेश्चन पूछती है बच्चों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका है उसने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य क्या पहनते थे। फिर बच्चों का उत्तर आ भी सकता है और नहीं भी। फिर उसके बाद सेकंड उत्तर छात्र अध्यापिका ने पूछा था कि क्या आप किसी कपड़े को नज़दीक से देखा है, कि क्या आपने किसी भी कपड़े को नज़दीक से देखा है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड आता है वस्त्र किसे कहते हैं और तंतु किसे कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये बच्चों को नहीं आएगा। फिर इसके बाद हमारी होती है उपविषय की उद्घोषणा। थोड़ा बहुत वो रिलेटेड टू टॉपिक बता भी सकता है बट एग्जैक्ट नहीं बता सकता। फिर इसी को ध्यान रखते हुए हमारी उपविषय की उद्घोषणा होती है। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर ना मिलने हेतु या पाने के कारण छात्र अध्यापिका उपविषय की जो है उद्घोषणा करेगी कि बच्चों आज का हमारा पढ़ने का विषय है तंतु से वस्त्र तक। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट हेडिंग डालनी है प्रस्तुतिकरण। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। फिर इस बार जो हमने स्किल्स किए थे, स्किल्स में 5 कॉलम्स बनते थे, एक हमारा कंपोनेंट का भी बनता था। बट मैक्रो टीचिंग जो होती है उसमें ये
सिर्फ 4 कॉलम्स बनते हैं। जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें सारे स्किल्स के यूज़ करने होते हैं। किसी में किसी स्किल का कंपोनेंट आता है, किसी में किसी स्किल का कंपोनेंट आता है, तो मिक्स करके हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 कॉलम, जैसे कि विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, छात्र कार्यकलाप, श्यामपट्ट लेखन। तो विषय वस्तु में आप देख सकते हैं जो भी मैंने शिक्षण बिंदु लिखे थे वो यहाँ पे कवर अप होंगे। और छात्र अध्यापिका कार्यकलाप में टीचर की एक्टिविटी होगी, जो भी वो बोलेगी या करेगी। और छात्र कार्यकलाप में जो भी स्टूडेंट एक्टिविटी होगी वो होगी। और श्यामपट्ट लेखन में जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा वो आएगा। तो छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद तंतु से वस्त्र तक कर आ गया। फिर आप देख सकते हैं छात्र अध्यापिका बोलेगी कि बच्चों, तागे में दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ तथा जो की अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें तंतु कहते हैं। फिर छात्र अध्यापिका बोलेगी कि बच्चों बताइए तंतु किसे कहते हैं। तो किसी भी बच्चे को वो उठा देगी और उससे पूछेगी कि तंतु किसे कहते हैं। तो बच्चा उत्तर देगा, तागे में दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ। फिर बच्चा अचानक से बीच में अगर अटक जाता है तो टीचर थोड़ा सा हिंट भी दे देती है, जो कि अधिक पतली। फिर उसके बाद बच्चा कंटिन्यू करता है कि जो कि अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें तंतु कहते हैं। इस तरह छात्र अध्यापिका जो है उसके उत्तर को स्वीकार करती है और शाबाश बैठ जाइए बोलती है। और चार्ट के माध्यम से छात्र अध्यापिका जो है वो बच्चों को बताएगी कि तंतु के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तंतु के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु। फिर छात्र अध्यापिका चार्ट में पॉइंटर के साथ दिखाते भी हुए और तथा बोलेगी भी कि बच्चों तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षण बिंदु हमारा प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट तंतु आ गया। और तंतु की जहाँ तक डेफिनेशन थी वहाँ तक शिक्षण बिंदु तंतु चला था हमारा। फिर उसके बाद हमने प्राकृतिक तंतु के बारे में बताया था कि कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कि जो भी हमारे तंतु जो हैं जो कि नेचुरल होते हैं, जैसे कि जो नेचुरली पाए जाते हैं पौधों से या जंतुओं से पाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और जो हमारे संश्लिष्ट तंतु होते हैं, कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निम्रित किए जाते हैं, उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा संश्लिष्ट तंतु मतलब सिंथेटिक फाइबर। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि छात्र अध्यापिका बताएगी कि जो मतलब केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं छात्र अध्यापिका ने क्वेश्चनिंग की है और बच्चे ने उत्तर दिया है। फिर उसने शाबाश बोला है और उसी बच्चे से एक और क्वेश्चन कर लिया है कि आप बताइए कि तंतुओं को किन 2 भागों में बांटा गया है। तो वो बच्चा ही बताएगा कि प्राकृतिक और संश्लिष्ट। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका जो है वो श्यामपट्ट पर लिखेगी छात्र का उत्तर। फिर आप देख सकते हैं छात्र अध्यापिका ने एक और क्वेश्चन किया है कि प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं। फिर दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया है, बीच में बच्चा अटक गया तो छात्र अध्यापिका ने उसे हिंट दिया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं छात्र अध्यापिका ने उसका उत्तर श्यामपट्ट पर लिखा कि प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं। फिर बच्चे ने उत्तर दिया और उसका उत्तर श्यामपट्ट पर लिखा गया है। फिर आप देख सकते हैं छात्र अध्यापिका पढ़ाएगी और यहाँ पे शिक्षण बिंदु हमारा तीसरा यूज़ हो गया है, प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण। फिर आप देख सकते हैं कि छात्र अध्यापिका ने प्राकृतिक तंतु जैसे कपास, ऊन और रेशम आदि से बने होते हैं तथा संश्लिष्ट तंतु जो हैं वो पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक आदि से बने होते हैं बताया है।
फिर टीचर ने बच्चों से क्वेश्चनिंग की है, उदाहरण पूछे हैं प्राकृतिक तंतु के, उन्होंने उत्तर दिया है और प्राकृतिक तंतु के उदाहरण ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए गए। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका ने संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण पूछे जो कि बच्चों ने बताया और बीच में अटक भी गए, और छात्र अध्यापिका ने कंटिन्यू भी। फिर बच्चा अपना आंसर कंप्लीट करेगा और छात्र अध्यापिका से बैठने को बोलेगी। फिर एंड में आप देख सकते हैं हमारे पुनरावृत्ति आती है कि जो भी हमने आज पढ़ा। तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका बोलती है, अतः बच्चों आज हमने तंतु जिनका अर्थ है तागे में दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ तथा जो कि अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं तथा तंतु के दो प्रकारों के बारे में, प्राकृतिक तंतु तथा संश्लिष्ट तंतु के बारे में पढ़ा। फिर छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से क्वेश्चनिंग करेगी, मतलब मूल्यांकन करेगी कि उनको कितना समझ आया। फिर ये लाइन लिखी जाती है, मूल्यांकन हेतु छात्र अध्यापिका निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि छात्र अध्यापिका ने क्या पूछा बच्चों से कि तंतु किसे कहते हैं। दूसरा उसने पूछा था सही या गलत में कि कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, क्या ये सही है या गलत। तो बच्चा उत्तर देगा। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों के निर्मित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा फिलअप्स के तौर पे बताएगा आंसर। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन किया गया था कि प्राकृतिक तंतु के उदाहरण बताइए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं छात्र अध्यापिका ने गृह कार्य दिया है, गृह कार्य मतलब होमवर्क। फिर आप ये लाइन लिखेंगे, छात्र अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य के लिए निम्नलिखित प्रश्न देगी। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने ये दिया है कि प्राकृतिक तंतु तथा संश्लिष्ट तंतु के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया है संश्लिष्ट और प्राकृतिक तंतु के उदाहरण दीजिए। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।